हेलो फ्रेंड्स, वेलकम लाइब्रेरी साइंस विद कंचन एंड थैंक यू टू ऑल। जैसा कि मैंने शॉर्ट्स में भी कहा है कि आप सभी ने वीडियो को इतना लाइक किया, शेयर किया, इवन शॉर्ट्स को भी इतना लाइक किया है, तो उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। ये हमारा सेकंड जो है वीडियो है रिवीजन की सीरीज में। अभी एग्जाम में और भी जो है 3-4 दिन का टाइम है, तो दो दो दिन पहले तक आप भले कुछ मत देखिएगा, लेकिन जो है इन 3-4 दिन में जो भी वीडियो आ रहे हैं, आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा, चाहे फास्ट प्ले करके देख लीजिएगा, तो आपका एक रिवीजन हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। यूनिवर्स ऑफ नॉलेज वाली यूनिट पे है यह हमारा। सबसे पहले जो आपको दी जाती हैं अक्सर क्लासिफिकेशन स्कीम, और क्लासिफिकेशन स्कीम से पहले भी यहाँ पे जो 2 फैक्ट हैं, कई बार आपसे पूछा जाता है एनुमरेटिव परिगणनात्मक और पक्षात्मक, है ना? आपकी फेसेटेड वाली। तो आप ये दोनों भी याद कर लीजिए कि जो ऑलमोस्ट एनुमरेटिव में है, आपका डीडीसी है और एलसी है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन है, ये आपका एनुमरेटिव वाली में है। और फेसेटेड में भी अगर हम कैटेगरी करें तो रीजली है, ऑलमोस्ट फ्रीली फेसेटेड है, फ्री फेसेटेड है। तो आपका कोलन यूडीसी और बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन, ये आपके इस कैटेगरी में आती हैं। तो आप ये दोनों मैंने यहाँ नोट नहीं लिखे हैं, आप इसे रिवाइज कर लीजिएगा। अब हम आ जाते हैं हमारी क्लासिफिकेशन स्कीम पे। तो सबसे पहली जो फर्स्ट एडिशन आपका आया था डीडीसी का, ये आया था 1876 में, डीडीसी। फिर है दूसरी हमारी एक्सपांसिव, ये आई थी 1891 में, सीए कटर ने दी थी। आपको नाम भी बताती जा रही हूँ साथ में। फिर हमारी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की अगर हम बात करें तो ये आई है 1904 में। और जो आपके चार्ल्स मार्टेल और हैंसन थे, वो इसके प्रणेता माने जाते हैं, मतलब उन्होंने वर्क किया है इसको देने के लिए। फिर आपका यूडीसी है 1905, पॉल आउटलेट एंड हेनरिला फाउंटेन। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन 1906 जेडी ब्राउन की है। फिर हमारा कोलन क्लासिफिकेशन रंगनाथन जी 1933, बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन 1935 एच.ई. ब्लिस। फिर है एलबीसी, एलबीसी लाइब्रेरी बिब्लियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, ये आपका लेनिन स्टेट लाइब्रेरी मॉस्को जो रशिया वाली है उसकी है, और 1959 इसका वर्ष है। फिर है हमारा राइडर्स इंटरनेशनल 1961, एफ राइडर ने दी थी। और बीएसओ का फुल फॉर्म ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग 1978 में आई थी। ये फिड यूनेस्को के कोलैबोरेशन से आई थी। तो ये है हमारी पूरी क्लासिफिकेशन स्कीम्स। फिर है हमारा कैनन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से जो प्रश्न है आता ही आता है आपका। ऐसा नहीं होता है कि यहाँ से जो प्रश्न है आपका नहीं आए। हम सभी जानते हैं कि जो रंगनाथन ने आपके 3 प्लान दिए थे, आइडिया प्लान, वर्बल प्लान एंड नोटेशनल प्लान। कई बार आपको जो है इन प्लान से भी डेफिनेशन देके पूछा जाता है कि पर्टिकुलरली ये प्लान कौन सा है। तो कंसेप्ट की अगर हम बात करेंगे, कैनन ऑफ टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे, तो हमारा वर्बल प्लान हो जाएगा। तो इस तरह से डिफरेंट जो है, हम जहाँ पे जाके आपका एक उसे आर्टिफिशियल नंबर देंगे तो वो हमारा नोटेशनल प्लान हो जाता है। आपको ये पता होना चाहिए। उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे। हम केवल जो है आपका लिस्टिंग वाइज जो फास्ट रिवीजन में चल रहे हैं। तो आइडिया में हम जो पढ़ते हैं, आइडिया में कितने हैं आपके 15 है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सक्सेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एरे है, चेन है, और आपका फिलेटरी सीक्वेंस है। तो पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स में देख लेते हैं। कैनन ऑफ डिफरेंशिएशन, कैनन ऑफ रिलेवेंस, कैनन ऑफ असर्टेनेबिलिटी, कैनन ऑफ परमानेंस, ये हो गए आपके कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स के। फिर आता है हमारा कैनन ऑफ सक्सेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, कैनन ऑफ कंकमिटमेंट, कैनन ऑफ आपका रिलेटिव सक्सेशन, कैनन ऑफ कंसिस्टेंस सक्सेशन। ये आपके जो 3 हैं, ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स के हैं। अब देखिए मैंने ना पूरी लिस्ट देकर और उनकी सब लिस्ट भी दी है, क्योंकि अगर थोड़ा डीप क्वेश्चन बना तो वो आपसे कहेगा कि एरे का कौन सा नहीं है। मतलब आइडिया प्लान में तो है, पर आइडिया में भी उसका सब पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग। एरे में एग्जॉस्टिवनेस का है, इंक्लूसिवनेस, एक्सक्लूसिवनेस का है, हेल्पफुल सीक्वेंस आता है और कंसिस्टेंट सीक्वेंस आता है। ये जो 4 हैं, ये आपके एरे के हैं। अब हम आ जाते हैं चेन के। तो चेन में आपने देखा होगा कि चेन में है 2, एक तो डिक्रीजिंग एक्सटेंशन है और दूसरा मॉड्यूलेशन है। दोनों से प्रश्न अक्सर आता है और मॉड्यूलेशन वाले से ज्यादा आते हैं। फिर आता है फिलेटरी सीक्वेंस। फिलेटरी सीक्वेंस में 2 है, सबऑर्डिनेट क्लास और कोऑर्डिनेट क्लास। ये दोनों हैं, इजी हैं, मतलब आप अगर याद कर लेंगे। और सबसे इजी जो है
वर्बल प्लान है। वर्बल प्लान में केवल हैं ही 4 और आप इसे सबसे आसानी से याद कर सकते हो। तो वर्बल में है हमारा कॉन्टेक्स्ट, एनुमरेशन, करेंसी और रेटिसेंस। तो 4 जो ये हमारे हैं ये वर्बल प्लान के कैनन हैं। नोटेशनल प्लान के भी हैं बहुत सारे, नंबर ऑफ 24, लेकिन ईज़ी बहुत है। अगर हम ईज़ीनेस देखें तो बहुत है। कैनन ऑफ सिनोनिम्स, होमोनिम्स, रिलेटिविटी, यूनिफॉर्मिटी, हायरार्की, नॉन हायरार्की, मिक्स्ड, प्योर, फेसेटेड, नॉन फेसेटेड, है ना? मिक्स्ड, प्योर, फेसेटेड, नॉन फेसेटेड, फिर आपका कोएक्सिस्टेंसिवनेस और नॉन कोएक्सिस्टेंसनेस, ये जो है आपके 12 जो थे, ये हमारे थे बेसिक कैनन में। जो कैटेगरी थी, वो थी हमारी ये बेसिक में। क्योंकि नोटेशनल को भी फिर सब कैटेगरीज में बांटा गया है। फिर है निमोनिक, कैनन ऑफ निमोनिक, बट कम्स अंडर इन द कैटेगरी ऑफ नोटेशन। तो जनरल निमोनिक, अल्फाबेटिकल निमोनिक, शेड्यूल निमोनिक, सिस्टमेटिक निमोनिक और सेमिनल निमोनिक, इतने तरह के आपके निमोनिक्स के कैनन है। फिर है हमारा ग्रोइंग यूनिवर्स, ये भी नोटेशन के अंदर में आता है। तो एक्सट्रापोलेशन इन एरे, इंटरपोलेशन इन एरे, एक्सट्रापोलेशन इन चेन और इंटरपोलेशन इन चेन। फिर बुक क्लासिफिकेशन, अभी रिसेंटली में आपसे एक एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा बुक क्लासिफिकेशन का नहीं है। ये 3 दिए हुए थे और इनके साथ एक वर्बल का दिया हुआ था। तो आपको उससे ओड आउट करना था। तो कैनन ऑफ बुक क्लासिफिकेशन, कैनन ऑफ कलेक्शन नंबर और कैनन ऑफ डिस्टिंक्टिवनेस, ये जो आपका है ये तीनों जो है आपके बुक क्लासिफिकेशन के हैं। तो ये हैं आपके सारे कैनन तीनों प्लेन के। अब हम आ जाते हैं ऑक्सिलरीज पर। ऑक्सिलरी से आप देखेंगे, अगर आपने यूपी पीएससी का पेपर देखा है बहुत अच्छे तरीके से, आपका जो लाइब्रेरियन का हुआ था उत्तर प्रदेश पीएससी का, उसमें जो है सबसे ज्यादा आपके जो है यूडीसी की टेबल्स और कॉमन ऑक्सिलरी के जो नंबर्स हैं ये आपसे पूछे गए हैं। और हर एग्जाम में एक आध प्रश्न तो आता ही है। तो एक है हमारा इक्वल, इक्वल जो है लैंग्वेज के लिए यूज होता है। फिर है हमारा पैरेंथेस जो जीरो, तो ये फॉर्म के लिए यूज करते हैं। फिर 1/9 जो है ये हमारा प्लेस के लिए होता है। अगर इक्वल अलोन है तो लैंग्वेज के लिए, लेकिन अगर इक्वल ब्रैकेट में है तो वो आपका इथनिक नेशनल ग्रुप के लिए हो जाता है। और डबल इन्वर्टेड कॉमा को हम टाइम के लिए, समय के लिए यूज करते हैं। और जो जीरो है, अगर ब्रैकेट में है तो फॉर्म में, अगर ब्रैकेट में नहीं है तो ये आपका हो जाता है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में भी 2, 3, 4, 5 काफी डीप में जाके क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। तो अगर जीरो आ रहा है केवल तो ये हो गया आपका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। अगर 2 आ गया तो ये हो जाएगा प्रॉपर्टीज के लिए, 3 हो जाएगा तो मटेरियल्स के लिए, 4 हो जाएगा तो ये आपका प्रोसेस एंड ऑपरेशन के लिए, और 5 आ जाएगा तो ये पर्सन्स के लिए हो जाएगा। इसका आप ध्यान रखिएगा। अब जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हम इस पे आ जाते हैं कि हमारे जो कैटलॉग कोड, यहाँ से भी आपका प्रश्न आ ही रहा है। सबसे पहले जो है ब्रिटिश म्यूजियम कोड 91 रूल्स पणजी के सर एंटोनी पंजिनी ने दिए थे 1841 में। फिर जेविट के रूल्स थे जिन्हें 39 रूल्स कहा जाता है, चार्ल्स जेविट ने दिए थे, ये थे आपके 1852 में। फिर पर्शियन इंस्ट्रक्शंस के नाम से जाना जाता है, ये जो है ये एक आपका जर्मन कैटलॉग था, है ना? इसलिए मैंने यहाँ जर्मन लिखा है। कई बार वो पूछता भी है कि ओरिजिनली जो था ये अल्फाबेटिकन कैटलॉग डैर पर्शियन बिब्लियोथेकेन इसका नाम था। ये आया था 1899 में। फिर है रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग कटर का, ये 1876 में आया है। फिर है हम जहाँ कंफ्यूज होते हैं, एंग्लो AACR2, AA कोड, AACR1, थोड़ा सा आपका कंफ्यूजन हो सकता है। तो एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग कोड जिसको ALA और लाइब्रेरी एसोसिएशन ने मिलकर बनाया था, वो है आपका 1908। फिर हमारा वेटिकन कोड को कहा जाता है रूल्स फॉर द कैटलॉग ऑफ प्रिंटेड बुक्स। इसको वेटिकन लाइब्रेरी ने बनाया था। ओरिजिनली ये इटालियन लैंग्वेज में था। और जब हम इसके वर्षों की बात करें तो पहला एडिशन 31, सेकंड 38 और थर्ड एडिशन जो आया था वो 39 में आया था। फिर हमारा सीसीसी, हमने लास्ट रिवीजन वाले में सीसी के सारे एडिशन देख लिए थे, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं मेंशन करे हैं। अननेसेसरी रिपीटेशन होगा फैक्ट्स का। तो ऐसा रंगनाथन ने दिया था और पहला जो आया था 1934 में आया था। 45, 51, 58, 64 आपके बाकी के जो वर्ष हैं इसके। फिर है एएलए कोड रूल्स फॉर ऑथर एंड टाइटल एंट्री, ये अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ने बनाया था 1949 में। अब आ जाते हैं रूल्स फॉर डिस्क्रिप्टिव कैटलॉगिंग इन द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। अब डिस्क्रिप्टिव कैटलॉगिंग स्टार्ट की गई थी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में, तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने ही इसे बनाया था।
ईयर था आपका 1949। अब हम मार्क की फॉर्मेट की बात करें तो सबसे पहले जो आया है आपका फर्स्ट एडिशन 66, सेकंड आया है 68, और जो हैरी नेट एक्रोम है इसको मदर ऑफ मार्क भी कहा जाता है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। फिर एसीआर 1 जो है 1967, इसको दिया था आपका एएलए, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, लाइब्रेरी एसोसिएशन और कनाडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। फिर हमारा दूसरा है यूएस मार्क 1971 में आया, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने दिया। फिर आईएसबीडी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, जो है आपका स्टैंडर्ड वर्जन एम है। तो ये जो है आपका इनिशियली जब हम पहली बार अपीयर की बात करते हैं तो 71, और इसके स्टैंडर्ड एडिशन की बात करेंगे तो 74। देने वाली एजेंसी थी आपकी इफ्ला। कैन मार्क जो है आपका कनाडा का मार्क है, 1974 में जो है आया है और रिवाइज हुआ है आपका 1979। देने वाली है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कनाडा, क्योंकि कनाडा का मार्क है। आपका जो है ये पूछा जा सकता है कि किसने बनाया है और कब रिवाइज हुआ है एडिशन। यूके मार्क 1975, ब्रिटिश लाइब्रेरी यूके की। यूनिमार्क, जिसे हम इंटरनेशनल मार्क या इंटर मार्क भी बोलते हैं, इफ्ला का था 1977। ये प्रश्न जो है आपका एमपीपीएससी 9 जून को पूछा जा चुका है। फिर आपका एसीआर 2 1978, इसको भी दिया है आपका अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ब्रिटिश लाइब्रेरी, आपका जो है कनाडियन कमिटी ऑन कैटलॉगिंग, सीसीसी। ये सीसीसी क्लासिफाई कैटलॉग कोड वाला नहीं है, ये आपका जो है कनाडियन कमिटी ऑन कैटलॉगिंग एंड लाइब्रेरी एसोसिएशन, एलए, और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, एलसी। सीसीएफ कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट यूनेस्को ने दिया था, 1984 में दिया था। एसीआर 2, एएलए, आपका जो तीनों एजेंसी है उन्होंने रिवाइज वाला 88 में। एफआरबीआर, फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स, अक्सर पूछा जाता है, इफ्ला का है 1998 में है। फिर हम मार्क 21 फॉर्मेट की बात करते हैं, 1999 में आया है, इसको दिया है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस और आपका नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कनाडा, एनएलसी। फिर है आईएसबीडी पीई, आईएसबीडी प्रीमिलरली एडिशन, अक्सर पूछा जाता है, ये भी इफ्ला ने दिया है 2007। फिर आपका है फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर अथॉरिटी डाटा, फॉर आर्ट जिसे कहते हैं, अथॉरिटी डेटा, जैसे हम ऑथर अथॉरिटी फाइल बनाई जाती है जब हम बिग डेटा या बड़ी लाइब्रेरीज के डेटा की बात करते हैं। तो ये आपका 2009 में इफ्ला ने। फिर फरसात सब्जेक्ट अथॉरिटी फाइल डेटा की बात करते हैं 2010 में इफ्ला ने। फिर आपका आरडीए, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस, ये जो है आरडीए स्क्रीनिंग कमेटी, जिसमें आपका इंक्लूड था एएलए, सीएलए एंड सीआईएलआईपी, ये आया है 2010 में। फिर आईएसबीडी कंसोलिडेटेड एडिशन जो आया था 2011 में आया था, और ये भी इफ्ला ने दिया था। तो ये था पूरा आपका कैटलॉग वाला जर्नी। अब इसके बाद हम देख लेते हैं, अब अभी जो रिसेंटली में एक क्वेश्चन बहुत बार-बार आ रहा है, वैसे इसे फास्ट रिवीजन में मैं रखने वाली नहीं थी, क्योंकि ये डिटेल क्लास का जो है सब्जेक्ट है। बट चूंकि क्वेश्चन आ रहा है इसलिए हमने रख लिया कि आपसे पूछा जा रहा है कि एसीआर 2 के जो है कितने डिस्क्रिप्शन पार्ट होते हैं। तो 2 हैं आपके, 2 पार्ट में जो है उसको डिवाइड किया गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में जो है आपके 13 चैप्टर हैं, फर्स्ट टू 13, और सेकंड पार्ट जो है उसमें 21 टू 26 हैं। 14 टू 20 जो हैं वो आपके जो चैप्टर हैं वो हटा दिए गए हैं। तो पहला जो पोर्शन है जो कि आपका जनरल रूल्स कवर करता है, सारे तरह की एंट्रीज को कैसे बनाना है, इसका सब कुछ उसमें सम्मिलित है। तो पहला चैप्टर है जनरल रूल्स फॉर द डिस्क्रिप्शन, दूसरा है बुक्स, पैम्पलेट्स एंड प्रिंटेड शीट, थर्ड वन फॉर द कार्टोग्राफिक मटेरियल, फोर्थ वन इज मैन्युस्क्रिप्ट, फिफ्थ वन इज म्यूजिक, six for the sound recording, seven for the motion pictures and video recording, eighth one the graphic material, nine one machine readable data files, 10 one three-dimensional artifact and the reliable, yeah, and then आपका 11 है microform, 12 serials and the 13 for the analysis। तो ये है आपका जो शुरू के 13 चैप्टर हैं जो कि हमारे पार्ट 1 में है, जो हम ये कह रहे हैं कि ACR2 रिवाइज, ACR2R डिवाइडेड इन 2 पार्ट। तो ये हो गया हमारा आपका पहला पार्ट। अब आपसे पूछा जाता है कि जो 3 डायमेंशनल है इसका जो रूल्स है वो कौन से चैप्टर में है, तो 10th में आपसे पूछा जाता है सीरियल्स के। अब ये प्रश्न आ रहा है।
फिर हम पार्ट 2 की बात करते हैं। पार्ट 2 में जो है आपका हेडिंग्स हैं, यूनिफ़ॉर्म टाइटल्स हैं, रेफरेंसेस के बारे में है और 14 से 20 जो है आपके हटा दिए गए हैं। अब हम 21 से पढ़ते हैं। तो 21 में है चॉइस ऑफ एक्सेस पॉइंट। आप एक्सेस पॉइंट जिसकी बात हम कैनन ऑफ सॉर्ट हेडिंग अगर आपने पढ़ा हो बहुत डिटेल में तो आप समझ जाएँगे। फिर हेडिंग फॉर द पर्सन, जियोग्राफिक नेम्स, हेडिंग फॉर कॉर्पोरेट बॉडी मतलब आपको हेडिंग पे ही ध्यान देना है एक्सेस पॉइंट पे कि वो अगर पर्सन है तो कैसे होगा, वो अगर कोई संस्था है तो कैसे होगा, अगर कोई जियोग्राफिकल लोकेशन से हम एंट्री बना रहे हैं तो कैसे बनेगी, उस सभी के नियम। यूनिफॉर्म टाइटल और आपके रेफरेंस बिसाइड ये हो गए आपके 26 चैप्टर। इसके अलावा जो है आपका कुछ अपेंडिक्स भी इसमें है। ए जो है आपका कैपिटलाइजेशन, बी एब्रिविएशन, सी न्यूमरल्स, डी ग्लॉसरी ये इसमें कुछ है और 14 टू 20 हटा दिए गए हैं। अब हम आ जाते हैं मार्क के टैग्स पर जो काफी इंपॉर्टेंट है और आप आरपीएससी का पेपर उठा के देखिए, एमपीपीएससी का उठा के देखिए, सेट का उठाकर देखिए, आपको एक प्रश्न मार्क से मिलेगा ही मिलेगा। अब जो डिफरेंट फील्ड्स हैं तो टैग की 000 फिक्स फील्ड है, 100 मैन एंट्री के लिए है, 200 टाइटल एडिशन इम्प्रिंट के लिए है, 300 फिजिकल के लिए कई बार आपसे ब्रॉड में ही पूछ लेता है 300 400 500 कई बार जो है इनके डिटेल में जाके भी पूछता है उसको भी मैं आपको बता दूंगी। 400 serial publication, 500 notes, 600 subject added entry, 700 persons added entry, 800 serial added entry, series added entry और 900 जो है लोकल होता है, जो कैटलॉगिंग एजेंसी होती है या जो कैटलॉगर लाइब्रेरी होती है उसकी अपनी लोकल डिटेल्स यहाँ पे डाली जाती है और कैटलॉगर का नाम भी डाला जाता है। अब हम आ जाते हैं जो मैंने आपसे कहा कि कई बार तो ये ब्रॉड लेवल पे पूछा, अब जो है कुछ दूसरे भी पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे अभी पूछा गया था, आरपीएससी में ज़्यादा पूछा गया है 020 आईएसबीएन, 020 आईएसएसएन, 080 जो है यूडीसी नंबर, 082 डीडीसी नंबर, 100 हमने देख लिया, 110 मेन एंट्री कॉर्पोरेट नेम की हो जाती है और आपका 130 यूनिफॉर्म टाइटल से हो जाती है। फिर आपका 240 जो होता है वो यूनिफॉर्म टाइटल के लिए आ जाता है ना? 245 जो है आपका टाइटल प्रॉपर जिसको हम टाइटल बोलते हैं वो आ जाता है। 245 के बाद जो है आपका 250 250 में हम एडिशन देते हैं, 260 में हम पब्लिकेशन डिटेल देते हैं, 300 में हमने देख लिया कि फिजिकल हम वो दे रहे हैं। अब 400 में हमने केवल यहाँ सीरीज स्टेटमेंट लिखा है। तो 440 में जो होता है वो आपका सीरीज का टाइटल की एंट्री होती है और जो 490 होता है वो सीरीज टाइटल से रिलेट कर उसकी एंट्री नहीं होती है, मतलब सीरीज के नंबर और उसकी एंट्री होती है यहाँ पे। तो क्लियर कि 440 में हम सीरीज को एज अ टाइटल लेंगे, सीरीज का टाइटल लिया जाता है और 490 में जो होता है उसे सीरीज टाइटल की एडेड एंट्री के रूप में नहीं लिया जाता है। फिर आपका जो है 500 जनरल नोट में दिया जाता है, 600 पर्सनल होता है, 610 कॉर्पोरेट होता है, 611 मीटिंग नेम होता है और जो आपका होता है 650 ये आपका जियोग्राफिकल वाले में एंट्री जाती है। फिर आपका 700 जो है हमने पढ़ लिया कि पर्सन से बनती है, 710 कॉर्पोरेट से बनती है, 830 जो है सीरीज एडेड एंट्री बनती है और 856 बहुत बार पूछा जा चुका है इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स की इंफॉर्मेशन देने के लिए यहाँ पे एंट्री की जाती है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है आपको, तो ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। फिर है हम आ जाते हैं अपने आईएसबीडी पर कि आईएसबीटी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपसे कई बार पूछा जाता है और इसके जो वेरिएशंस हैं और उनके जो ईयर हैं उससे ज्यादा प्रश्न बनते हैं। तो आईएसबीटी हम सभी को पता है, मैंने यहाँ केवल शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपनी सुविधा के लिए और डिटेल आप अपने खुद से लिख सकते हैं। तो 1971 में हमने अभी बात की थी कि सबसे पहले वो आया था और स्टैंडर्ड एडिशन जो आया था वो 1974 में आया था, ये अभी हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। अब आ रही है आईएसबीडी एस मतलब सीरियल्स। सीरियल्स को आगे जाके जो है कंटिन्यूअस रिसोर्सेस जो था इसमें दिया गया, इसलिए मैंने यहाँ सीआर लिखा है, आगे जाके हम आपको सीआर भी बताएंगे। तो 1974 कार्डियोग्राफिक मटेरियल का जो आया था 1977, जनरल का आया था 1977, एनबीएम नॉन बुक मटेरियल मतलब इन सब के आगे आईएसबीडी आप लगा लीजिएगा। तो ये भी 1977। फिर एंकेटेरियम जो अभी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हिस्टोरिक मटेरियल होते हैं उसके लिए क्या यूज किया जाता है, तो वहां पे ए वाला यूज किया जाता है 1980। ये प्रश्न 2024-25 की 24 की एक एग्जाम में
पूछा गया है। फिर आपका पीएम आईएसबीटी प्रिंटेड म्यूजिक 1980 में, सीएफ कंप्यूटर फाइल आया था 1990 में, और कंप्यूटर फाइल को आगे जाके ईआर कहा गया, वो भी हम आपको बता देंगे कि इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेस। ये देखिए, ये जो ईआर है, ये यही ईआर है, इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेस 1997। मतलब पहले जो कंप्यूटर फाइल्स के नाम से था, बाद में उसे रिवाइज करके इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेस किया गया। और जो यहाँ पे सीआर था, मैंने आपसे कहा मैं आगे आपको बताऊंगी कंटिन्यू रिसोर्सेस सीरियल को, तो ये रहे आपके कंटिन्यू रिसोर्सेस 2002 में। अब एक और प्रश्न है, कई बार आता है और उसको लेके थोड़ा जो हम कहेंगे कंफ्यूजन भी है, क्योंकि कहीं पर 8 एरियाज मानता है डिस्क्रिप्शन की, कहीं पे 9 मानता है। अभी जो अगर हम बात कर रहे हैं तो हम 9 एरियाज की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ जीरो भी ले रहे हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले जीरो की बात करेंगे। जीरो में क्या आएगा, तो हमारा मीडिया टाइप कंटेंट जो है वो आता है। एरिया 1 में हम लेते हैं टाइटल एंड स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एरिया 2 में लिया जाता है एडिशन स्टेटमेंट। एरिया 3 में जो आपका लिया जाता है, ये लिया जाता है मटेरियल और टाइप ऑफ रिसोर्स। मटेरियल कि वो कैसा, आपका जो मटेरियल है वो कैसा है। फिर एरिया 4 में लिया जाता है पब्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एरिया 5 में लिया जाता है फिजिकल डिस्क्रिप्शन। फिर आपका एरिया 6 में आ जाता है सीरीज। एरिया 7 नोट सेक्शन। एरिया 8 जो है, ये है आपका स्टैंडर्ड आइडेंटिफाइंग नंबर, जो हमारे नंबर होते हैं। और अगर ये क्वेश्चन अगर हम देखें तो आपका यूजीसी नेट 2020 से अल्टरनेट ये क्वेश्चन आपका पूछा ही जा रहा है। 2011 में ये पब्लिश हुआ है और 2022 में भी इसमें अपडेट किए गए हैं। अब हम आ जाते हैं इंडेक्सिंग मोस्ट पॉपुलर। यहाँ से भी आपके दो प्रश्न आना ही आना होते हैं कि आपसे इंडेक्सिंग पूछी ही जाएगी। और मैंने 2-3 नई इंडेक्सिंग के नाम लिए हैं, लिखे हैं इसमें, जो कि अभी आपकी छत्तीसगढ़ सेट में पूछी गई हैं। थोड़ा सा मतलब है तो पुराने ही, लेकिन उनके कुछ और भी नाम हैं, उन्हें भी रखा है। सबसे पहले आरडीए। आरडीए जो है आपका रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग, और इसे सब्जेक्ट हेडिंग बाद में, लेकिन इसे सब्जेक्ट कैटलॉगिंग जो कटर ने पहले कहा। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी इंडेक्सिंग को सब्जेक्ट कैटलॉगिंग कहा गया था। ये 1876 में। फिर है मैकबी कार्ड, ये है 1896 में। ये आपका है हेनरी पी स्टैनफोर्ड। फिर आपका लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग। अब जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग है, इसका जो पहला एडिशन छपा है, वो छपा है 1909 से 14 तक, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है। लेकिन अगर डेवलपमेंट की बात करेंगे, डेवलप कब की गई थी, तो 2 वर्ष मिल रहे हैं अलग-अलग बुक्स में। एक जगह पे 1898 है, एक जगह पे 1897 है, मैंने दोनों लिख दिए हैं। फिर आपका है सिस्टमैटिक इंडेक्सिंग। सिस्टमैटिक इंडेक्सिंग जेओ केसर की है 1911 में। फिर सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग एमी सीयर्स ने बनाई थी 1923 में। चेन इंडेक्सिंग रंगनाथन जी ने बनाई थी 1938 में। पीकाबू, ये भी आपको बहुत बार जो है आई हुई है, ये बनाई है डब्ल्यू ए बाटन ने 1944 में। फिर रिलेशनल इंडेक्सिंग भी पूछी जाती है जेईएल फर्नांडे की 1950। यूनिटर्म इंडेक्सिंग पोस्ट की कैटेगरी में अक्सर पूछता है कि प्री नहीं है, पोस्ट कौन सी है, तो मार्टिनन टॉबे 1953। क्विक जो है, क्विक को लेकर कई सारे आपके वर्जन हैं, 8 वर्जन है, आपको आठों पढ़ना चाहिए क्विक के। तो ये आई थी 1958 में, एचपी लुहान सर ने दी थी। और अगर आपको ये आठों वर्जन जानना है, तो आप इसी वीडियो के नीचे मुझे कमेंट दीजिए, मैं एक छोटा सा शॉर्ट्स बना दूंगी 60 सेकंड का, जिसमें आपको वो आठों तरह की क्विक इंडेक्सिंग जो है, कीवर्ड इंडेक्सिंग, वो मैं आपको बता दूंगी। फिर हमारी ब्रिटिश टेक्नोलॉजी इंडेक्स, जिसको कि करंट टेक्नोलॉजी इंडेक्स के नाम से भी जाना जाता है। इसको इरिक जेम्स कोट, जिन्हें हम ईजे कोट्स के नाम से जानते हैं, इन्होंने 1963 में दिया था। फिर हमारा साइटेशन इंडेक्स यूजिन गारफील्ड ने दी थी 1963 में। फिर है हमारा एसएलआईसी सिलेक्टिव लिस्टिंग इन कॉम्बिनेशन इंडेक्सिंग, जे आर शार्प ने दी थी 1966 में। प्रेसिस डेरेक आस्टिन ने दी थी 1968 में। थिसोरॉफ एसिड जी एस्टिन ने दी थी 1969। नेफिस दी थी टीसी कार्वन ने 1977। नेस्टेड प्रेस इंडेक्सिंग सिस्टम, इन्होंने एक और दी है जिसका नाम है लिंक्ड प्रेस इंडेक्सिंग सिस्टम 78 में। फिर पॉप्सी हमें दी है गणेश भट्टाचार्य सर ने। पॉप्सी का फुल फॉर्म पोस्टुलेटेड बेस्ड परम्यूटेड इंडेक्सिंग सिस्टम। फिर हमें पता है क्लॉसरस, क्लॉसरस भी गणेश भट्टाचार्य सर ने दी है, और ये आपकी है
82। फिर कंपास है 1991 में, कंप्यूटर एडेड सब्जेक्ट सिस्टम। फिर जो पूछा गया है छत्तीसगढ़ सेट में जेटोर सिस्टम पूछा गया था, केल्विन मोअर्स ने दिया है। आपका सिलेक्टो सिस्टम पूछा गया था छत्तीसगढ़ सेट में, जिसका है कॉर्डिनर, और साइक्लिक इंडेक्सिंग आपका दिया है टी क्रेवन ने। तो ये थी आपकी इंडेक्सिंग। तो आई होप जो 20 से 25 मिनट है इसमें आपकी पूरी यूनिट और पूरे जो है मेटा डेटा एंड सब कैटलॉगिंग सब कुछ रिवाइज हो गया होगा। तो आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक जरूर करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। थैंक यू।